तो आम आदमी पार्टी ने जिला हरिद्वार कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया की तरफ से मैनिफेस्टो टीम का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष समेत पूरे प्रदेश से 14 सदस्यों को स्थान दिया गया है। पार्टी के प्रदेश मैनिफेस्टो टीम की सदस्य और प्रवक्ता हेमा भंडारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मैनिफेस्टो टीम में कर्नल सुनील कोटनाला को अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही 14 सदस्यों की टीम मिलकर उत्तराखंड नवनिर्माण के संकल्प को पूरा करेगी। प्रभारी दिनेश मोहनिया जी द्वारा एक लिस्ट जारी हुई है 15 लोगों की, जिसमें अध्यक्ष हमारे सुनील कोटनाला जी हैं, कर्नल सुनील कोटनाला जी, और उनके साथ में 14 और मेंबरों को लिया गया है जो मैनिफेस्टो कमेटी में है। और इस कमेटी का ये काम होगा कि जो भी मैनिफेस्टो तैयार होगा वो जनता की राय लेके होगा। जनता के बीच में जाके ये कमेटी जाएगी अपनी टीमों के साथ और सभी के विचार लेगी, और सभी तरह की विचारों के बाद, सबके विचार लेने के बाद हमारा आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो तैयार होगा। और जिला निर्वाचन अधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने पेड न्यूज के संबंध में बैठक ली है। निर्वाचन अधिकारी की तरफ से विधानसभा चुनाव में मीडिया की भूमिका और उनके अधिकारों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान मतदान स्थल पर नियमों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही मतगणना के दिन मीडिया के लिए जो नियम निर्वाचन आयोग की तरफ से बनाए गए हैं उनका भी पालन करना होगा। विधानसभा निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत पौड़ी जनपद में जो हमारा निर्वाचन का कार्य चल रहा है, अब तक की जो प्रगति हुई है और निर्वाचन आयोग से जो निर्देश प्राप्त हो रहे हैं उसका एक जानकारी देने के लिए हमने मीडिया के साथ में आज जो प्रतिनिधिगण हैं उनके साथ चर्चा किया है, उनको जानकारी साझा किया है। प्रमुख बिंदुओं की जानकारी जनता तक पहुंचाने का माध्यम जो मीडिया होता है उनके साथ ये बिंदु हमने डिस्कस किया है और आशा करते हैं कि इन सभी बिंदुओं की जानकारी जनता तक पहुँचाई जाएगी। जो प्रमुख बिंदु है, हमारे ट्रेनिंग का जो कार्यक्रम है उसको हमने अवगत करा दिया है। साथ में जो हमारे निर्वाचन की जो समयावधि होती है, समय सीमा होगी, शेड्यूल होगा, उसको अवगत करा दिया गया है। 8 जनवरी से हमारी अधिसूचना घोषित हो चुकी है। उसके उपरांत जो है 21 जनवरी से नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। 28 जनवरी तक नामांकन के अंतिम दिवस रहेगा। और कोविड काल में होने जा रहे विधानसभा चुनाव निर्वाचन आयोग और प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण है। हालांकि इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम भी कर दिए गए हैं। ऐसे में क्षेत्र में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव करवाने और कोविड गाइडलाइन का पालन करने के लिए प्रशासन ने फ्लैग मार्च के दौरान लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इसी बीच चक्राता विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और बीएसएफ जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला है। चुनाव की भी घोषणा हो चुकी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा भी और सीओ साहब के द्वारा भी लगातार लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और फ्लैग मार्च वगैरह के माध्यम से अनाउंसमेंट वगैरह भी कराया जा रहा है कि लोग मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें और नियमों का पालन करें। और उसके खिलाफ जो प्रतिदिन जो लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं उनकी चालानी रिपोर्ट भी चालान किया जा रहा है और उसकी सूचना भी भेजी जा रही है। अभी जिन जगहों पर जैसे जैसे जो बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं उसमें 2 तरीके का किया जा रहा है कि कोई व्यक्ति जो हैबिचुअली बार बार कहने पर नहीं पहन रहा है उसका चालान किया जा रहा है, और अन्य लोग जो जिनके द्वारा कुछ लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है उसे मास्क वगैरह भी बांटे जा रहे हैं। और 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर शासन प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब ऐसे में 41 संवेदनशील बूथों को भी चिन्हित कर लिया गया और ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है जिनसे शांति भंग होने की आशंका है। उप जिलाधिकारी मसूरी नरेश दुर्गापाल ने बताया कि मसूरी विधानसभा क्षेत्र में 178 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 41 संवेदनशील बूथ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मतदाता सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है। निर्वाचन को लेके जो हमारी तैयारी है उसके बारे में आपको बता दूं। जो मसूरी विधानसभा है इसमें 178 पोलिंग बूथ हैं, 178 बूथ, और अगर वोटर्स देखें तो 1,30,677 वोटर हैं जो 5 जनवरी को हमने फाइनल प्रकाशन कर दिया है। लेकिन अभी भी मैं लोगों से अपील कर रहा हूं कि अगर किसी का नाम छूटा है तो प्लीज़ अपना नाम एक बार अपने बीएलओ से वोटर लिस्ट से देख लें। और चूंकि उसकी 18 जनवरी तक लोग अपना नाम इसमें अभी शामिल करा सकते हैं, आज भी उसका डेट है, हम काफ़ी लोगों को बीएलओ को हमने भेजा भी है,
तो जो लोग चाहें अपना नाम चेक कर ले, नहीं है तो फॉर्म 6 आज भी भरेंगे तो उनका नाम शामिल हो जाएगा, क्योंकि नॉमिनेशन के लास्ट दिन तक नाम शामिल करने का नियम है। और उस नॉमिनेशन का लास्ट दिन हमारा 28 जनवरी है, लेकिन उस प्रोसेस में हमें 10 दिन लगते हैं, तो हम पहले ही तक 10 डेज पहले तक फॉर्म लेना बंद कर देंगे। फॉर्म 18 जनवरी तक लेंगे। तो हरिद्वार के धर्म संसद मामले में पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। इस मामले की जांच एसआईटी कर रही है और इस मामले में जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी और यति नरसिंहानंद को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। सोशल मीडिया में पुलिस की कार्रवाई को लेकर उठा रहे सवालों पर सफाई देते हुए हरिद्वार के एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि धर्म संसद पर विवाद होने के बाद नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। वाले मामले जो दर्ज हुए हैं उनमें जो 2 गिरफ्तारियां हुई हैं वो रिपीटेड ऑफेंस के कारण हुई हैं, क्योंकि जो इसमें शामिल लोग हैं उनके द्वारा यह कृत्य बार बार किया जा रहा था। और बाकी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनमें जो भी सुप्रीम कोर्ट की और माननीय न्यायालय की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से 41 का नोटिस तामील कराया जाएगा और जो साक्ष्य हैं उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इस प्रकरण में अब तक कुल मिलाकर 4 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिनमें 3 मुकदमों में जो वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं और 2 मुकदमे ऐसे हैं जिनमें स्वामी यति जो हैं वो इसमें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक पर नगर पंचायत दिनेशपुर की तरफ से स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। इस दौरान नगर पंचायत की ओर से बिना मास्क पहन घूम रहे लोगों को मास्क बांटे गए और नगर पंचायत अधिकारी सरोज गौतम ने यह भी कहा कि राज्य सरकार के निर्देश अनुसार स्वच्छ सर्वेक्षण के अंदर 75वीं आजादी को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया। मास्क बांटने का उद्देश्य तो यही है कि ओमिक्रॉन जो इसका नया वेरिएंट आया हुआ है कोरोना का, उससे जागरूक करने के लिए लोगों को हम मास्क वितरित कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग चालानी कार्रवाई भी करेंगे। उद्देश्य क्या है आज का उद्देश्य है कि हमें जो स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत हमें एक अपना चौराहे को डिजिटल बनाना है। तो उसी के तहत हमने एक चौराहा जो करा आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसके तहत हमने कोई भी एक चौराहे को मतलब डिजिटल उसे स्वच्छ बनाना था, जो कि आज हमने सुभाष चंद्र बोस चौक को किया है। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को सफल और शांति रूप से व्यवस्थित करने के लिए मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम के अंतर्गत जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कलेक्ट्रेट परिसर में स्वीप कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हस्ताक्षर कर जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। और इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि 14 फरवरी 2022 को विधानसभा चुनाव में 100% मतदान कराने के लिए मतदाता को जागरूक किया जाना जरूरी है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से जनता के नजरें सभी राजनीतिक दलों पर बनी हुई हैं। अब ऐसे में जनता देखना चाहती है कि कौन सी पार्टी इस चुनाव में जनता के फेवर में क्या करती है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा से जुड़े 80,000 कर्मचारियों की निगाहें इस बार सभी राजनीतिक पार्टियों की घोषणा पत्र पर टिकी है। जो भी पार्टी अपने घोषणा पत्र में लाभ देगा वो उस पार्टी को समर्थन दे सकते हैं। पुरानी पेंशन वाली संयुक्त मोर्चा के प्रदेश महासचिव सीताराम पोखरियाल ने कहा है कि वो पिछले लंबे समय से अपनी एक सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। आगे कहा कि उनके संगठन द्वारा दर्जनों कार्यक्रम सरकार का ध्यान अपनी ओर और आकर्षित करने के लिए किए गए हैं। तो वहीं मोर्चा के मंडल संयोजक जसपाल रावत ने कहा कि उनके संगठन को राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा केवल आश्वासन ही दिया गया, जबकि धरातल पर कुछ भी काम दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी की ओर से नहीं किया गया है। पेंशन की बात नहीं रखी गई, तो इससे हम एक रोष व्याप्त है। और वर्तमान में सरकार 2022 का जो चुनाव है, तो निश्चित रूप से जो सरकार जो भी पार्टी पुरानी पेंशन को अपने घोषणा पत्र में डालेगी और उसको प्राथमिकता से रखेगी, उसके साथ कर्मचारी खड़ा रहेगा। अन्यथा अगर घोषणा पत्रों में पार्टियों द्वारा पुरानी पेंशन को नहीं रखा जाएगा तो निश्चित रूप से पार्टियों को भुगतना भी पड़ेगा। राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में कई कार्यक्रम लगाए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी द्वारा हमारे इस ओपीएस की मांग को बहाल नहीं किया गया है। इससे आक्रोशित होकर हमने निर्णय लिया है कि जो भी राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को प्रमुखता से रखेगा, उसी पार्टी को हमारे जो एनपीएस साथी हैं उनका पूर्ण समर्थन करेंगे।
और फिलहाल अपना उत्तराखंड में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.